गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी थर्ड ईयर के थर्ड पेपर की हम बात कर रहे थे न्यूमेरिकल एनालिसिस की, जिसकी थर्ड यूनिट में हम अलजेब्रिक एंड ट्रांसकेंडेंटल इक्वेशन के सॉल्यूशन की बात कर रहे थे। सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक एंड ट्रांसकेंडेंटल इक्वेशन, इसके न्यूमेरिकल सॉल्यूशन के लिए हमने 4 मेथड की बात की थी। ग्राफिकल, बाइसेक्शन, रेगुलर फाल्सी और न्यूटन रैप्सन। इन चारों मेथड में से ग्राफिकल मेथड की बात हमने पिछले वीडियो में की थी। आज हम बात करते हैं बाइसेक्शन मेथड। बाइसेक्शन मेथड क्या होता है और उसके कन्वर्जेंस की कंडीशन क्या है, कंडीशन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ बाइसेक्शन मेथड। हिंदी में से कहते हैं द्विभाजन विधि। द्विभाजन विधि को समझने के लिए हमने पूर्व में कुछ प्रमेय पढ़ी थी, उस प्रमेय का उदाहरण लेते हैं। ये माना A है और ये B है। A पर हमें फंक्शनल वैल्यू जो है FA प्राप्त हो रही है और B पर FB। A से B अंतराल में इस प्रकार का वक्र दिया हुआ है। माना कि ये फलन fx है, जिसका ग्राफ यदि हम बनाते हैं तो FA और FB ये मान प्राप्त होते हैं। x बराबर A पर fx जो है, FA जो है वो धनात्मक है तथा x बराबर B पर FB का मान ऋणात्मक प्राप्त हुआ है। तो हमने प्रमेय पढ़ी थी, किसी भी फलन के दिए गए अंतराल के दो बिंदुओं पर यदि फलनीय मान विपरीत चिन्ह के प्राप्त होते हैं, अर्थात A पर हमें फलन का मान धनात्मक प्राप्त हुआ है और B पर हमें फलन का मान ऋणात्मक प्राप्त हुआ है, तो यदि किसी दिए गए अंतराल के किन्हीं दो बिंदुओं पर फलनीय मान विपरीत चिन्ह के प्राप्त होते हैं, तो उन दो अवयवों के मध्य अर्थात A और B इस इंटरवल के बीच में एक एलिमेंट C विद्यमान होगा, जहां FC बराबर क्या होगा 0, अर्थात एक मूल इस अंतराल A से B के मध्य में विद्यमान होता है। इस प्रमेय को हम द्विभाजन विधि में काम में लेते हैं और द्विभाजन विधि इसी प्रमेय के ऊपर आधारित है, अर्थात द्विभाजन जो विधि है वो इस नियम या इस प्रमेय पर ही पूरी तरह से आधारित है। हम बात करते हैं द्विभाजन विधि की। मान लेते हैं माना fx अंतराल AB में परिभाषित फलन है। हमने मान लिया fx इस अंतराल AB में परिभाषित है, जहां FA तथा FB के मान विपरीत चिन्ह के हैं। अर्थात A पर जो फलनीय मान है FA वो यदि धनात्मक है तो FB जो होगा वो ऋणात्मक होगा, या FA अगर ऋणात्मक है
तो एफ भी धनात्मक होगा। हम सुविधा के लिए मान लेते हैं, माना एफ ए धनात्मक तथा एफ बी ऋणात्मक है, विपरीत चिन्ह के हैं। हम उल्टा भी मान सकते हैं, एफ ए को ऋणात्मक तो एफ बी को धनात्मक। हमने मान लिया एफ ए और एफ बी जो है उन दोनों के जो मान है वो विपरीत चिन्ह के हैं, तब अंतराल ए बी के दो समान उप अंतराल लेते हैं। दो समान उप अंतराल लेने के लिए हम क्या करेंगे, एक मान लेते हैं एक बिंदु सी है जो कि a प्लस बी बाई 2 है, अर्थात पहला उप अंतराल हो गया a से c तथा c से b, दो उप अंतराल होंगे। हमने ये दो उप अंतराल ले लिए इस अंतराल ए बी के। जो बिंदु हमारा सी प्राप्त हुआ है उस पर हम फलन का मान जांच करते हैं। एफ सी, यदि एफ सी धनात्मक है तो जो समीकरण का मूल है एफ सी धनात्मक है, एफ ए भी धनात्मक है, अर्थात जो मूल है वो सी कॉमा बी में विद्यमान होगा। यदि एफ सी लेस देन 0 है तो मूल ए कॉमा सी में विद्यमान होता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो हमारा फलन था हमने माना था ए पर धनात्मक है फलनीय मान और बी पर ऋणात्मक है। यदि ए पे धनात्मक है और सी पर भी धनात्मक है तो ए और सी के मध्य में कोई मूल विद्यमान नहीं होगा, परंतु बी पर ऋणात्मक है और सी पर धनात्मक है तो सी से बी के मध्य में एक मूल विद्यमान होगा। इसी प्रकार से यदि एफ सी का मान ऋणात्मक है तो मूल जो होगा वो सी कॉमा बी में ए कॉमा सी के मध्य में विद्यमान होगा। परंतु यदि तीसरी कंडीशन है, पहली कंडीशन ये थी, दूसरी कंडीशन ये थी और तीसरी कंडीशन यदि एफ सी बराबर 0 है तो x बराबर c समीकरण का अभिष्ट मूल होता है। अर्थात ये तीन कंडीशन के अलावा और कोई कंडीशन नहीं हो सकती। एफ सी का मान या तो 0 होगा, 0 है तो वही समीकरण का मूल है। एफ सी का मान अगर धनात्मक है तो ए पर धनात्मक था, सी पर भी धनात्मक है, अर्थात इस अंतराल ए से सी में कोई मूल नहीं है, सी से बी के मध्य में एक मूल विद्यमान होगा। इसी प्रकार से यदि एफ सी का मान ऋणात्मक है तो एफ बी का मान भी ऋणात्मक था, दोनों के मान मूल जो चिन्ह है वो समान है, अर्थात ए और सी इन दो बिंदुओं पर हमें विपरीत चिन्ह प्राप्त हो रहे हैं, अर्थात उस प्रमेय के अनुसार सी और ए कॉमा सी में मूल विद्यमान होगा। इस प्रक्रिया को हम निरंतर दोहराते जाते हैं। पुनः यदि मान लेते हैं यदि एफ सी धनात्मक है तो अंतराल सी कॉमा बी के समान उप अंतराल लेते हैं और पूर्व प्रक्रिया को दोहराते हैं। मीन्स सेम प्रोसीजर को हम बार बार रिपीट करते हैं, तो बार बार रिपीट करने पर या तो हमें उसका मूल अभिष्ट मूल प्राप्त हो जाता है या फिर हमें मूल का सन्निकटन मान प्राप्त हो जाता है। इस विधि को हम द्विविभाजन विधि कहते हैं, क्योंकि हम उस अंतराल के बार बार समान अंतराल उप अंतराल करते करते और जिस प्रकार से जैसे ये हमारा मान लेते ए है और ये बी है,
पहले हमने ये बिंदु लिया C जो कि था a प्लस बी बाई टू। यदि मूल fa पर धनात्मक और fc पर ऋणात्मक है तो हमारा मूल जो होगा वो इस अंतराल में विद्यमान होगा। पुनः हम इस अंतराल के दो समान टुकड़े कर देंगे a प्लस सी बाई टू। फिर इसके बाद ये हमारा एक उपअंतराल है, ये एक उपअंतराल है। यदि जो हमारा सी डैश है, ये a प्लस सी बाई टू सी डैश, इस सी डैश पर अगर हमें धनात्मक मान प्राप्त होता है तो मूल यहाँ विद्यमान नहीं होगा, मूल हमारा यहाँ पर विद्यमान होगा। इसी प्रकार से उपरोक्त प्रक्रिया को दोहराते जाते हैं तो हमारा जो इंटरवल है वो छोटा होते जाता है और फाइनली हमें क्या मिलता है, अगर n टेंड टू इन्फिनिटी कर दें, अगर हम छोटे छोटे टुकड़े करते जाएं तो हमें फाइनली एक बिंदु प्राप्त होगा और वही उस समीकरण का अभिष्ट मूल होगा। इसे हम एक उदाहरण द्वारा भी समझ सकते हैं। उदाहरण देखते हैं इसका। द्विभाजन विधि के अभिसरण की कंडीशन की बात करते हैं। अभिसरण क्या होता है? कन्वर्जेंस कंडीशन ऑफ बाइसेक्शन मेथड। समीकरण y बराबर एफ एक्स बराबर 0 के मूल x बराबर जीटा के उत्तरोत्तर सन्निकटन का जो उत्तरोत्तर सन्निकटन है उनका एक सीक्वेंस हमने मान लिया, अनुक्रम xn है, जहाँ पर k ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कोटि का अभिसरक कहलाता है। यदि और केवल यदि, यह इसकी परिभाषा है। समीकरण y बराबर एफ एक्स एक्स बराबर जीटा के उत्तरोत्तर सन्निकटन का अनुक्रम यदि xn हो तो k ग्रेटर देन 1 कोटि का अभिसरक कहलाता है। यदि और केवल यदि मॉडुलस ऑफ xn प्लस 1 माइनस जीटा इज लेस देन इक्वल टू c इंटू xn माइनस जीटा रेस्ट पर k वेयर n इज ग्रेटर देन 0, जहाँ पर c ग्रेटर देन 0 एक अचर राशि है तथा c को अभिसरण की दर कहते हैं। यदि k बराबर 1 तथा c का मान 0 से 1 के मध्य में हो तो अभिसरण हमेशा एक रेखीय या प्रथम कोटि का अभिसरण कहलाता है। दूसरा है, यदि c शून्य के समीप होता है, c का जो मान है वो जो अभिसरण की दर है वो अगर शून्य के समीप है तो उस केस में जो अभिसरण है वह रैपिड होता है या तीव्र होता है। और यदि c का मान 1 के आसपास है, जैसे 0.9 है, 0.95 है, इस तरह का, तो अभिसरण की दर जो होती है वो वेरी स्लो होती है या मंद होती है। बाइसेक्शन मेथड के कुछ उदाहरणों की बात हम करते हैं। एग्जाम्पल है, फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यू माइनस 9x प्लस 1 इक्वल टू 0 बाय द मेथड ऑफ बाइसेक्शन। द्विभाजन विधि द्वारा निम्न समीकरण एक्स क्यू माइनस 9x प्लस 1 इक्वल टू 0 को हल कीजिए या के मूल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले एफ एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस 9x प्लस 1 बराबर 0 दी गई समीकरण है। ये हमें दी गई समीकरण है। सबसे पहले हम f ऑफ 2 निकालते हैं तो ये होगा हमारा 8 माइनस 18 प्लस 1, 2 क्यूब 8 माइनस 9 टू द 18 प्लस 1 दैट इज इट इज माइनस 9। और इसी प्रकार से f ऑफ 3 निकालते हैं, 27 माइनस 9 3 27 प्लस 1 दैट इज 1, अर्थात ये हमारा ऋणात्मक है और ये धनात्मक, अर्थात समीकरण एक्स क्यूब माइनस 9x प्लस 1 का बराबर 0 का एक मूल 2,3 में विद्यमान होगा। अभी हमने जो थ्योरम पढ़ी थी उसी के अनुसार -9 2 पर वैल्यू प्राप्त हुई है और 3 पर हमें +1 प्राप्त हुआ है। तो 2 और 3 दोनों पर अगर हमें विपरीत चिन्ह प्राप्त होते हैं तो समीकरण का एक मूल इन 2 और 3 जो कि हमारी संख्याएं हैं, अर्थात ये अंतराल 2 और 3, इसके मध्य विद्यमान होता है। अब अंतराल 2 3 के मध्य बिंदु
x1 बराबर 2 + 3/2 मतलब 2.5 प्राप्त हो गया। 2.5 पर f ऑफ 2.5 निकालते हैं। f ऑफ 2.5 की जो वैल्यू है वो -5.87 ये प्राप्त होती है, जो कि ऋणात्मक है। f ऑफ 2.5 पर नेगेटिव वैल्यू प्राप्त हुई है, f ऑफ 2 पर भी हमें नेगेटिव वैल्यू प्राप्त हुई है, अर्थात या अतः जो मूल है अंतराल टू 2.5, 3 के मध्य विद्यमान होगा। अर्थात यह है हमारा प्रथम सन्निकटन मान है। हम इसे प्रथम सन्निकटन मान भी कहते हैं। अब हम द्वितीय सन्निकटन मान ज्ञात करते हैं। द्वितीय सन्निकटन मान द्वितीय सन्निकटन मान मतलब x2 बराबर आएगा हमारा जो हमारा अंतराल है इसका मध्य बिंदु, तो 2.5 + 3/2 दैट इज 2.75। अब हम 2.75 पर fx का मान ज्ञात करते हैं। 2.75 पर fx का मान जो है वो -2.96 प्राप्त होता है, जो कि ऋणात्मक है। तो f ऑफ 2.75 पर ऋणात्मक तथा f ऑफ 3 पर धनात्मक मान प्राप्त होता है। अतः मूल जो है वो 2.75, 3 में विद्यमान होगा। पुनः हम इस प्रक्रिया को दोहराते हैं और तृतीय सन्निकटन मान निकालते हैं। तृतीय सन्निकटन मूल निकालते हैं तो f ऑफ x3 दैट इज 2.75 + 3/2 जो कि 2.875 मिलता है। अगर हम इसे राउंड ऑफ कर दें तो 2.88 मान लेते हैं। तो f ऑफ 2.88 इस पर फंक्शन का जो मान आता है वो -1.03 जो कि पुनः ऋणात्मक है। अतः मूल 2.88, 3 में विद्यमान होगा। इस प्रकार से हम निरंतर प्रक्रिया को दोहराते जाते हैं और चौथा, पांचवा सन्निकटन मूल ज्ञात कर लेते हैं। यह प्रक्रिया निरंतर तब तक चलती जाती है जब तक कि fx का मान लगभग 0 प्राप्त ना हो जाए। यदि fx का मान लगभग 0 प्राप्त हो जाता है तो वही उस समीकरण का सन्निकटन मूल होता है। कभी कभी प्रश्नों में दिया होता है कि हमें कितने सन्निकटन मान ज्ञात करने हैं। यदि प्रश्नानुसार हमें 5 सन्निकटन मान ज्ञात करने हैं तो हम तृतीय, चतुर्थ और पांचवा 5 सन्निकटन मूल ज्ञात कर लेते हैं। परंतु यदि हमें यह नहीं दिया गया है कि कितने सन्निकटन मूल ज्ञात करने हैं तो उस केस में हम fx का मान देखते हैं। यदि fx का मान उस संख्या पर लगभग 0 आ जाता है तो वही उसका मूल होता है। कल हम दूसरी विधि की बात करेंगे जो कि है मिथ्या स्थिति विधि या रेगुला फॉल्सी मेथड। थैंक यू वेरी मच।